दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी आती है जहां पर हमें इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है कि पानी से लेकर के हवा तक हमें फिल्टर्ड चाहिए होती है। और इसके लिए तो हम जो मैन मेड फिल्टर होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरल फिल्टर होता है, जो यहाँ किडनी, उसमें भी खासा असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे खास हेल्थ सेगमेंट सेहत प्लस, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ की और उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और राय देने के लिए हमारे साथ होते हैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी की और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर घनश्याम सिंह और क्यूरिस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मेडिकल डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा नेचुरल ह्यूमन फिल्टर है किडनी, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जो हमारा ह्यूमन फिल्टर है वो कैसे काम करता है और इसमें दिक्कत कब आती है? किडनी के कई फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला मुख्य ब्लड को साफ करना, ब्लड में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्राइमरली, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इनको फिल्टर करता है, इनको निकालता है। और दूसरा मेजर फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है किडनी, और सोडियम पोटेशियम को रेगुलेट करती है बॉडी में, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है। तीसरा मुख्य इनका फंक्शन किडनी का रहता है ब्लड प्रोडक्शन में। किडनी से एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन, जो बोन मैरो पे एक्ट करता है और उसके द्वारा हीमोग्लोबिन जनरेट होता है। ये तीन मेजर फंक्शन है किडनी के। वो एसिड बेस बैलेंस होता है बॉडी में, उसको भी किडनी द्वारा मेंटेन रहता है। ये प्राइमरी चीज़ें में जब ये सारे फंक्शन आपने बताए, इसमें दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है किडनी में एक ग्लोमेरुलर, जो इनकी फंक्शनल यूनिट होती है, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस में एक फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है और ग्लोमेरुलस की कई तरह की बीमारियां होती हैं। जनरली सब डिजीज में फिल्टरिंग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम जो होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके ख़राब होने से चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, नेफ्राइटिस, अपनी इन बीमारियों में ये मेम्ब्रेन जब ख़राब होती है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी जमा होता है, सोडियम पोटेशियम का रेगुलेशन नहीं होता, यूरिया क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी में वो नहीं निकलते हैं और जमा हो जाते हैं। और आपने देखा होगा किडनी फेलियर और किडनी के डैमेज होने के बाद से लोगों के बदन में सूजन आती है, ब्लड प्रेशर शूट करता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है। ये मेन लक्षण होते हैं। और हम यहाँ पर नई फैसिलिटीज़ और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं सर, तो जो नई फैसिलिटी और लाइफस्टाइल जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या कुछ असर पड़ता है अब किडनी डिजीज़ में? आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से डेफिनेटली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया। और नो डाउट डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर किडनी डैमेज। अगर हम 100 डायबिटिक्स को देखेंगे तो उसमें से करीब 35 से 40% लोगों की किडनी डैमेज होती है। तो दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ किडनी डैमेज, डायबिटीज़। और ये बीमारी लाइफस्टाइल जो आजकल चल रहा है, फास्ट फूड आ गया है, तरह तरह के खाने आ गए, लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं रादर देन घर का अपना बना हुआ। तो इस तरह के फूडिंग हैबिट से डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया। और साथ ही साथ हाइपरटेंशन भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो ये भी किडनी का मुख्य कारण है, किडनी को डैमेज करता है। और सिर्फ फूडिंग हैबिट्स ही नहीं सर, जैसे खास करके यूथ की बात करूँ मैं, जो बैड हैबिट स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाली जो चीज़ होती है, उससे कितना असर पड़ता है इस पर? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, यदि वो स्मोकिंग करता तो वैसी स्थिति में ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल रहता और उसी के साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। एक मेजर कारण है स्मोकिंग का। बाकी ड्रिंकिंग हैबिट्स है, ड्रिंकिंग हैबिट्स जनरली लीवर को ख़राब करता है और एडवांस किडनी स्टेज में ड्रिंकिंग और दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि हम सिर्फ यूथ की ही बात नहीं करेंगे, खास करके ये जो किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं, वो क्या ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ज़्यादा होती है या किसी को कम होती है? जनरली जैसा मैंने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज है
ये यूजुअली 40-45 के बाद ही शुरू होता है, तो ये वो एक एज ग्रुप अलग है। और नेफ्राइटिस ग्रुप ऑफ जो डिजीज़ हैं वो जनरली किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों में भी होती है, मिडिल एज में भी होती है, हायर एज में भी होती है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है एज वाइज डिजीज़ का। एक टर्म यूज़ करते हैं सर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो वो कुछ अलग है इससे? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का माने यही हुआ कि डिजीज़ के कई स्टेजेस होते हैं इस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। वो जनरली जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोस करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है और ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव बढ़ने वाली होती है, बढ़ती जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेज होते हैं। जब चौथा 5वां स्टेज पहुंचता है तो वैसी स्थिति में मरीज को डायलिसिस करवाना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। स्टेज 4 तक दवाइयों से काम चल जाता है, लेकिन स्टेज 5 इज़ कॉल्ड एज एंड स्टेज रीनल डिजीज़। जो स्टेज 5 में यूजुअली पेशेंट को डायलिसिस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता। किडनी से जुड़े अगर दिक्कतों की बात करें सर, तो यहाँ पर सिम्टम्स या लक्षण की हम बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि जब तक बहुत ज़्यादा वो बढ़ ना जाए तब तक उसका पता नहीं चलता लोगों को। ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। किडनी डिजीज़ यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अक्सर मिस हो जाती है, अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्टार्टिंग में यदि उसके लक्षण आ गए, जैसे सूजन है पैरों में या चेहरे पे, या ब्लड प्रेशर स्टार्टिंग में पकड़ में आया, तब तो ये डायग्नोज हो जाती है। अगर ये साइलेंट, ये डिजीज़ एक तरह की साइलेंट डिजीज़ है, शुरू के 3 से 6 महीने में कोई लक्षण ही नहीं नज़र आते। पेशेंट को थोड़ी बहुत थकान होगी, कमजोरी होगी, ब्लड प्रेशर वो चेक नहीं करवाता। यूजुअली तो प्रैक्टिस में नहीं है कि ब्लड प्रेशर चेक कराया जाए। ब्लड प्रेशर अगर चेक कराता है तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर भी अगर नहीं चेक करा रहे हैं और उसके लक्षण नहीं हैं बीपी के, तो वो भी मिस हो जाता है। तो वैसी स्थिति में डिजीज़ जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पहुंच जाती है, जबकि ऑलरेडी उस स्टेज में हमें मान के चलते हैं कि डिजीज़ 6 महीना ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है। और इसके बाद अगला स्टेज हमारा ये होता है कि जब वो एंड स्टेज पे आता है तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डायलिसिस का होता है या फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। तो मैं चाहती हूँ एक एक करके आप बताएं कि जैसे ये जो डायलिसिस है वो कैसे काम करता है। जब मैंने मतलब स्टेज 5 में, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में मरीज को 2 ऑप्शंस होते हैं सर्वाइवल के। या तो डायलिसिस डिपेंडेंट है, हमेशा डायलिसिस करवाएगा और डायलिसिस करवाने से वो जीवित रहते हैं, जिसकी ज़रूरत करीब 12 आवर्स इन ए वीक की ज़रूरत होती है। तो उसको हम 3 सेशन में डिवाइड करते हैं। 4-4 घंटे की 3 डायलिसिस एक सप्ताह में करते हैं, जिससे कि बॉडी का ये जितना मेटाबॉलिक फंक्शन है, यूरिया क्रिएटिनिन है, ये सब चीज़ें हम डायलिसिस द्वारा निकालते हैं। और डायलिसिस भी 2 तरह की होती हैं, एक हीमोडायलिसिस मशीन द्वारा, दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस जिसे हम CAPD बोलते हैं, क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है कि मरीज अपने घर में, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एक कैथेटर इम्प्लांट करते हैं पेट में, और पेट में इसका एक स्पेशल फ्लूइड आता है, वो डालते हैं और निकालते हैं। इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर दे के हॉस्पिटल में उसको डिस्चार्ज किया जाता है, और जिसे CAPD बोलते हैं। ये पेशेंट घर में कर सकता है। दूसरी है मशीन द्वारा, जिसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, जो पेशेंट अस्पताल में आके कराता है, या फिर आजकल डिफरेंट सैटेलाइट सेंटर्स खुल गए हैं डायलिसिस के, जो अपने घर के नज़दीक वो करा सकता है पेशेंट, हफ्ते में 2 बार या 3 बार एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो हम डायलिसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, अगर किसी इंसान का जो किडनी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डायलिसिस प्रोसेस है किसी इंसान को उसकी और कितना टाइम लाइफ दे सकता है? देखिए, डायलिसिस में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को मेंटेन करनी होती है। एक अच्छी फूड हैबिट यूजुअली होता है कि मरीज को हम लो प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं, तो डायलिसिस में भी वो लो प्रोटीन सोचता है कि मैं लो प्रोटीन डाइट ही लूँ। लेकिन जब डायलिसिस शुरू हो जाती है तो पेशेंट को हम हाई प्रोटीन डाइट में रख सकते हैं। जब हाई प्रोटीन डाइट में रखेंगे तो जितना भी यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में जनरेट हो रहा है वो तो हम कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। अच्छी प्रोटीन डाइट देने से उसके मसल मास एंड ये सब चीज़ें, मांसपेशियाँ ठीक रहती हैं, जिससे उसका सर्वाइवल बेहतर होता है। एक होता है सीरम एल्बुमिन, जो लेवल हम मेंटेन करके रखते हैं, जिसको 3.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए ब्लड लेवल। ये अगर सीरम एल्बुमिन लेवल पेशेंट का ठीक है तो डायलिसिस में भी सर्वाइवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसी कौन सी
कंडीशन रहती है सर जिसके बाद आप एक पेशेंट को डायलिसिस की जगह आप किडनी ट्रांसप्लांट का सजेशन देते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन डायलिसिस। ये एक ऑप्शन उससे बेहतर है। रीज़न कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट को कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जिसे बोलते हैं, जिससे कि बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना करे। जो आउटसाइड ऑर्गन लग रहा उसको दबाने के लिए उस एक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन बॉडी में जनरेट होता, जिसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती हैं। 3 से 4 दवाई देते हैं, तो वो दवाई उसको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। यदि वो उसको मिस करता तो बॉडी जो है किडनी को रिजेक्ट कर देती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है डायलिसिस की अपेक्षा, क्योंकि डायलिसिस में पेशेंट को आफ्टर ऑल मशीन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर मैनुअल डायलिसिस घर पे कर रहा तो उसमें घर के परिवार के लोग या फिर पेशेंट खुद अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो वो CAPD कर सकता है और उसको हॉस्पिटल से निजात छुट्टी मिल जाती है, हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं होती है। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बस यही थोड़ा ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को अपने आप को साफ़ सफाई से रहना है, खान पान अच्छा होना चाहिए, इन्फेक्शन से हमेशा बचना है, और जो दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसिव वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा उसको लाइफ लॉन्ग खाने है। और जिसका सर्वाइवल हम देखते हैं कि बहुत अच्छा, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है रांची में जितने किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम लोग किए हैं उनमें 5 से 10 साल सर्वाइवल काफ़ी लोगों में पाया गया। एक और चीज़ है इसमें सर किडनी ट्रांसप्लांट करने में कि जो किडनी दे रहा है, जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो उसे भी क्या किडनी डिजीज़ का खतरा हो सकता है ट्रांसप्लांट करने के बाद? देखिए, तो ये वेल प्रूवन है। ये 1950 में जब पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन वर्ल्ड में हुआ था, तो ये उस समय से ये चीज़ रिसर्च की गई थी। स्टार्टिंग के 20 सालों में 30 सालों में जो पहले के स्टार्टिंग के डोनर्स थे उनमें काफ़ी रिसर्च हुआ। ये पाया गया कि किडनी देने में सिंगल किडनी अगर पेशेंट डोनर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एंड ग्लोमेरुलाई इन द किडनी, जो किडनी के फंक्शन को, सिंगल किडनी के फंक्शन को भी टेकअप कर लेता है, बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन, यूरिया क्रिएटिनिन रिमूवल सब करता है। तो डोनर को कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं देखी है पिछले 40 सालों में अब तक। मतलब उनका जो लाइफ लाइन वो कम नहीं होता है कहीं से भी, वो नेचुरल है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्हें ट्रांसप्लांट किया गया, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है साफ सफाई पर, तो जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया उन्हें भी उसी तरीके का ध्यान हमेशा लगता है मुझे रखना होगा। डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और शुरुआत में जो एक ऑपरेशन में सावधानी बरतनी है वही उसको करना है। एक डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेशन डोनेट करने के बाद 1 महीने बाद वो फिट हो जाता है, पूरी तरह से अपने काम में लग जाता है, सब काम कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आज तक रिकॉर्डेड है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि डोनर को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। किडनी से जुड़ी जब डिसीज़ होती हैं तो उसका असर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ता है, चाहे वो जैसे आपने कहा कि स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी का जो रेगुलेशन होता है और कैल्शियम और फास्फोरस का, ये सब जो हैं जो बोन को कमज़ोर करते हैं और ये बोन को मेंटेन रखते हैं। तो इनका विटामिन डी का डिसरेगुलेशन हो जाता है किडनी डिजीज़ में, और कैल्शियम फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से बोन एंड मिनरल डिजीज़, BMD बोलते हैं इसे हम, तो किडनी डिजीज़ में बोन इन्वॉल्वमेंट करीब करीब सब लोगों को होता है, ख़ासतौर से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। इसके अलावा एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो बोन मैरो में काम करता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से खून पतला हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, ये सब दिक्कतें आती हैं। सर, तो क्या इससे हमारे नर्वस सिस्टम में भी कुछ असर पड़ता है? जी हाँ, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किडनी का इसका मेन जो जितने टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी काम करते हैं, एक्ट करते हैं, जिससे उसके भी लक्षण आते हैं, उसको भी खराब करता है। बिल्कुल। और अभी हमने बहुत कुछ जानकारी ली है डॉक्टर से, और मैं इसके बाद कोशिश करूंगी जो एक और प्रॉब्लम होती है किडनी से रिलेटेड, वो होती है स्टोन्स की प्रॉब्लम, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस हेल्थ सेगमेंट सेहत प्लस में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं हमारी किडनी की। हमारे आज के खास गेस्ट से हमारे डॉक्टर घनश्याम सिंह, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सर, यहाँ पर हम ब्रेक से पहले जो डिजीजेस होती हैं किडनी से जुड़ी, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब एक और जो बीमारी है जो काफ़ी लोगों में आजकल पाई जाती है और कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं होती है, बच्चों में भी ये हो जाती है कभी कभी, किडनी में स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, वो कैसे डेवलप होता है? किडनी स्टोन्स के तो वैसे मेजॉरिटी ऑफ स्टोन्स जो होते हैं इडियोपैथिक मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई कारण नहीं पता चलता। फिर भी अगर किडनी स्टोन का मरीज आता तो हम उसमें सेकेंडरी कॉजेज ढूंढने के लिए उसको पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और सेकेंडरी स्टोन्स होते हैं जैसे किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस है, और कुछ डिजीज़ हैं जैसे सिस्टिनोसिस, इस टाइप की बीमारियों में किडनी स्टोन बनते हैं। और बचपन में एक ये डिजीज़ होती हैं बच्चों में जिसमें दोनों तरफ किडनी में स्टोन बनते हैं, तो वो एक तरह से जेनेटिक बीमारियों में आते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द आपको 85 to 90% ऐसे स्टोन्स हैं जिनमें कोई कारण ही नहीं मिलता। और स्टोन बनने का रीज़न है हाइपर ये कंसनट्रेटेड यूरिन और न्यूक्लियाइजेशन जिसे बोलते हैं हम, एक कैल्शियम एंड ऑक्सिलेट बॉडी में होता है और फास्फोरस और या फिर यूरिक एसिड, ये सब जब यूनाइट होते हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन में स्टोन के रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये स्टोन धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज में बढ़ता जाता है। स्टोन फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, मतलब ये किसी में भी डेवलप हो सकता है, और जैसे कि आपने कहा कि रीज़न भी पर्टिकुलर कभी कभी सामने नहीं आता है। ये तो मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई रीज़न नहीं मिलता, जिसे इडियोपैथिक स्टोन्स बोलते हैं। इडियोपैथिक कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम लिथियासिस। तो जब स्टोन की एनालिसिस करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमने कैल्शियम और ऑक्सिलेट को पाया है, और यह कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों फॉस्फेट मिल के स्टोन बनाते हैं। वैसी स्थिति में इस टाइप के मरीजों में हम लोग कैल्शियम प्रोडक्ट्स, फास्फोरस या ऑक्सिलेट कंटेनिंग खाने जो चीज़ें उनको अवॉइड करते हैं। जैसे ऑक्सिलेट हम हरी सब्जियों में, जैसे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, तरह तरह के साग हो गए, टमाटर हो गए, इन सब सब्जियों में ऑक्सिलेट की मात्रा बहुत रहती है। ऑक्सिलेट इन सब्जियों से आता है। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेजिटेरियन में ख़ासतौर से मटन से यूरिक एसिड एंड कैल्शियम पेशेंट को आता है। ये जब दोनों यूनाइट, अगर डिहाइड्रेशन की स्थिति होती है तो कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये यूनाइट करके एक तरह का स्टोन बनाते हैं, जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कहें या कैल्शियम ऑक्सिलेट। इसको हम इडियोपैथिक, जहाँ पे कोई कारण नहीं मिल रहा, उसमें भी हम पूरा थॉरोली यूरिन में कैल्शियम की मात्रा कितनी जा रही है, फास्फोरस की मात्रा कितनी जा रही है और ऑक्सिलेट, ये 24 घंटे की यूरिन में हम इसको मेज़र करते हैं। और अगर पता चलता है कि किसी के बॉडी में स्टोन है, तो क्या इसका एक ही तरीका होता है कि उसे ऑपरेशन करके निकालना होता है, या फिर ऐसा भी कोई और ऑप्शन होता है कि मेडिसिन या इंजेक्शंस के द्वारा उसे गला दिया जाए या फिर उसे डिस्पोज मतलब बॉडी में ही किया जाए? आजकल कुछ दवाइयाँ आई हैं जो ऑक्सिलेट का लेवल कम करती हैं, तो ऑक्सिलेट स्टोन्स को हम उन दवाइयों द्वारा स्टोन्स को छोटा कर सकते हैं। और प्रिकॉशन के तौर पे जैसे स्टोन डिटेक्ट हो गया, यदि स्टोन आधा सेंटीमीटर का है, आधे सेंटीमीटर से छोटे के स्टोन, हमें उम्मीद रहती है कि दवाइयों से पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट करने और प्रिकॉशन कुछ लेके, जैसे ऑक्सिलेट कंटेनिंग फूड्स जितने होते हैं उनको बंद कर देते हैं और उसको पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। तो आधा सेंटीमीटर और या उससे छोटा स्टोन यूरिन में पास आउट हो जाता है। इस तरह से हम नॉन सर्जिकल मेथड से भी स्टोन को निकालते हैं। सर्जिकल मेथड्स में क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं? सर्जिकल मेथड्स होते हैं, एक हम यूरिन ट्रैक के रास्ते से सिस्टोस्कोप बोलते हैं, जिसे सिस्टोस्कोप डाल के यदि स्टोन यूरेटर में है या किडनी में ऊपर पेल्विस में है या किडनी पैरेन्काइमा के अंदर है, तो 3 जगह स्टोन मिल सकते हैं। यदि यूरेटर में स्टोन है तो हम सिस्टोस्कोप के द्वारा उसको लोकली वहाँ पे जाके लोकल साइट पे ही तोड़ देते हैं, जिसे लिथोक्लास्ट बोलते हैं उस मशीन को, उसे लोकली क्रश करके उसको निकालते हैं। फिर एक होता है यदि स्टोन किडनी में सूजन कर देता है, बैक प्रेशर चेंजेस आने हैं, तो वैसे में हम स्टेंटिंग डालते हैं। स्टेंट डाल के किडनी में सूजन घटती है, कभी कभी उस स्टेंट के द्वारा स्लिप आउट होके स्टोन बाहर निकल जाता है। थर्ड टेक्निक है PCNL,
और बाहर से हम सर्जिकल प्लस सिस्टोस्कोप दोनों मेथड को कंबाइन करके स्टोन को निकालते हैं। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजली इंट्रा पेरेन्काइमल स्टोन, किडनी के पेरेन्काइमा जहाँ पे स्टोन फिक्स हो जाता, मूव करने लायक नहीं रहता, वहाँ पे इस पद्धति को इस्तेमाल कर PCNL टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जिससे निकालते हैं स्टोन। ये जो आपने अलग अलग सर्जरीज बताया सर यहाँ पर, तो किसे अभी तक ज़्यादा सेफ माना जा रहा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद 1 महीने 10 दिन में नॉर्मल बैक टू लाइफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखा जाता है कि आफ्टर ऑपरेशन उन्हें सूजन की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उनसे फिर और दूसरे डिजीज़ जो है वो उनको होने लगते हैं। ये अगर स्टोन क्रॉनिक है तो नेचुरली और बैक प्रेशर चेंजेस किडनी में काफ़ी अगर हो चुके हैं, यदि वो 5 साल 5 ईयर्स एंड अबव किडनी में सूजन रह जाती है, तो वैसे में वो परमानेंट डैमेज कर देता है स्टोन सूजन की वजह से। तो वैसी स्थिति में रिकवरी थोड़ी कम होती है, लेकिन मरीज को जैसे दर्द होता है, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, इस सब चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो हम किडनी डिजीज़ मान लीजिए कुछ हद तक अगर डैमेज भी हो गई, तो हम उसको फ्यूचर में फर्दर प्रोग्रेशन ना हो उसको कुछ हद तक रोक लेते हैं। और जैसे कि आपने किडनी डिजीज़ में किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने जो बोला था कि बहुत सारी मेडिसिन है जिन्हें लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, तो स्टोन में भी ये चीज़ होती है कि बहुत सारे ऑपरेशन के बाद चीज़ें जो है उन्हें ध्यान रखना होता है और दवाइयाँ जो हैं वो कंटिन्यू करनी होती हैं। यूजुअली सर्जिकल टेक्निक से बहुत लंबे समय तक दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्जिकल टेक्निक से पूरा एन ब्लॉक स्टोन निकल जाता है। यदि इन्फेक्शन रहता है तो क्रॉनिक एंटीबायोटिक्स देते हैं कुछ दिनों तक, मे बी 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ये सफिशेंट होता है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किडनी से जुड़े एक और प्रॉब्लम एक है सर, जैसे कि किडनी का जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो भी कभी ना कभी हार्म करता है, तो वो कैसे? ये सब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये इस टाइप की जो डिजीज़ होते हैं जिसे हम कंजेनाइटल किडनी डिजीज़ बोलते हैं, इस टाइप की कंजेनाइटल किडनी डिजीज़ में जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी आती है, और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी होती है, हॉर्सशू किडनी होती है। ये सब बीमारियां बचपन से पैदाइशी होती हैं, जो नॉर्मली कुछ तो बीमारियां बच्चों में हैं, जैसे ARPKD ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। यूजुअली इसमें सर्वाइवल 20 साल पहुँचते पहुँचते किडनी पूरे एडवांस फेलियर में चली जाती है। इस तरह की बीमारियों में, जन्मजात बीमारियों में ट्रांसप्लांट में दिक्कत होती है, क्योंकि किडनी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। उसे एन ब्लॉक पूरा निकाल के किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसका सक्सेस रेट कम होता है। यही है, अगर पैदाइशी बीमारी अडल्ट ऑनसेट जो होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, वो यूजुअली 40 के बाद डायग्नोज होती है। तो वैसी स्थिति में आउटकम अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइप की डिजीज़ में सर्वाइवल यूजुअली 50, 55, 60 साल की उम्र निकल जाती है, तब जाके किडनी फेलियर में जाती है। उसके बाद हमारे पास कई टेक्निक हैं, तरीके हैं। डायलिसिस द्वारा हम रख सकते हैं पेशेंट को, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर फैमिली में डोनर कोई है तो हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे जुड़े मामले, नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर कितने देखने को मिले? एबनॉर्मल स्ट्रक्चर वाली किडनी डिजीज़ में सबसे अधिक पॉलीसिस्टिक किडनी पाया जाता है, जो अडल्ट्स में मिलती है, और जिसे ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो काफ़ी नंबर मात्रा में पाई जाती है। वो ये फैमिलियल होती है, जेनेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। और अगर मैं वुमेन के रेफरेंसेस से बात करूं तो किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ेस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी यदि प्रेग्नेंट लेडी को यूरिन में एल्बुमिन आता तो हमें उसके कई कारण रहते हैं। किडनी डिजीज़, प्राइमरी किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी की वजह से भी एल्बुमिन यूरिन में जाता है। इसे हम प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया कहते हैं, और मोटा टर्म इसके लिए एक जनरलाइज टर्म आजकल आ गया है, जिसे प्रेगनेंसी नेफ्रोपैथी बोलते हैं। वैसी स्थिति में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, शुरुआती दौर से ही अगर एल्बुमिन आ रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करना, और डिलीवरी के बाद उसको प्रॉपर फॉलोअप चेकअप में रहना पड़ता है।
अभी का जो शेड्यूल और जो कह सकते हैं हेक्टिक जो हमारा शेड्यूल हो गया है, उसके कारण लोगों की आदत हो गई अगर थोड़ा सा भी हेडेक हुआ तो पेन रिलीवर कुछ ले लिए या फिर कहीं चोट लगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या फिर पेन रिलीवर्स जो होता है वो भी हमारे किडनी को बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, पेन से जो दर्द की दवाइयाँ हैं और बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करने से वो किडनी को डैमेज करते हैं, जिसे हम एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये भी अब आजकल के ज़माने में टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, तो लोग खुद से ही पेन किलर्स कम लेते हैं, हमारे पास आते हैं तो खुद ही बताते हैं। तो इसको देख के लगता है कि अब पेन किलर्स की वजह से जो डिजीज़ थी वो काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी है। अब वो वैसी बात पहले जैसे नहीं रही। जो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी जो 30 साल पहले 40 साल पहले होती थी, अब वैसा इंसिडेंस नहीं रहा। तो एक वेट फैक्टर होता है किसी भी डिजीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर में हम कहीं ना कहीं वेट फैक्टर को ज़रूर बोलते हैं कि ज़्यादा वेट होने से वो उस पर असर पड़ रहा है, तो किडनी पर भी असर पड़ता है वेट का? जी हाँ, डेफिनेटली। जैसे ओबेसिटी इज़ द बिगेस्ट रीज़न। ओबेसिटी के कारण डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वैसे मरीज में होना ही होना। सो यदि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होता है उसमें पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि 35 to 40% लोगों में किडनी में खराबी रहेगी। और 3 रिस्क फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, एक ओबेसिटी, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा डायबिटीज़। तो जब 3 रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे तो उसमें संभावना और बढ़ जाती है। जी, यहाँ पर हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, क्या क्या चीज़ें से हमें डिजीज़ हो सकता है किडनी में। अब क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं इस पूरे बातचीत की, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब पहले से प्रिकॉशन हमें उन चीज़ों का रखना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया 2 तरह का प्रॉब्लम्स इसमें होता है। एक तो किडनी को प्राइमरी डिजीज़ अपने से, जिसे हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। इसके लक्षण अगर हम शुरुआत में मरीज पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे पैर में सूजन है, कमजोरी है, हाइपरटेंशन हो गया, आँख की रोशनी कम है, सर में दर्द है, तो इसे हम यदि अर्ली डायग्नोज कर लें तो इसको हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को टाल सकते हैं आगे एंड स्टेज पहुंचने से। बाकी आजकल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ है, जिसका इंसिडेंस डे बाई डे इंडिया में ख़ास तौर से इट इज़ ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है हिंदुस्तान को। डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। एंड हाइपरटेंशन इज द सेकेंड कॉज ऑफ किडनी डैमेज इन आवर पॉपुलेशन। मेजर रिस्क फैक्टर है, चाहे वो ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इन चीज़ों पर अगर हम शुरू से ध्यान रखें, उससे कंट्रोल करें, तो वो एंड स्टेज नहीं आएगी जो यहाँ पर सर बता रहे थे कि जो किडनी में एंड स्टेज आती है जहाँ पर हमें डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की हमारे इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। लगता है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ जानकारी हमारे आज के इस सेगमेंट में मिली होगी, जहां पर हमने बात की डॉक्टर घनश्याम सिंह से, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और आज के इस सेहत प्लस में खास तौर पर हमारी किडनी पर हमने बातचीत की। इस तरीके की और भी जानकारी हमारे इस सेहत प्लस सेगमेंट में हम आपके लिए लेते आए रहेंगे, लेकिन बस आप देखते रहिए हमारे साथ समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।